Hello students, good morning. Today I am discuss about very important topic of class 12th, that is current electricity. When charge is at rest, then we study in this property in electrostatics. But when charge in motion, then motion of charge is classified into two parts. First, charge is motion at constant velocity, and second, charge is motion at variable velocity. देखिए, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता है, यानी उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे. लेकिन अगर चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ अगर मोशन करता है, यानी उसका वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होते रहता है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे. तो हमको पढ़ना क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो इस पे डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी कंडक्टर से चार्ज के फ्लो के रेट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? आई से करते हैं. और आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टी, क्योंकि रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम से डिवाइड करते हैं. किसी भी चीज़ का रेट अगर फाइंड करना है तो हम टाइम से डिवाइड करते हैं. तो हमको रेट किसका निकालना है? चार्ज का. तो चार्ज में टाइम से डिवाइड करेंगे तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकल जाएगा. अब देखिए, आई एवरेज अगर निकालेंगे तो डेल क्यू बाई डेल टी फार्मूला लगाएंगे, और आई इंस्टेंटेनियस निकालेंगे. यानी किसी फिक्स टाइम पे अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करना है तो डी क्यू बाई डी टी फार्मूला यूज़ करेंगे. कैसे करेंगे वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है. और 1 एम्पियर 1 कूलम्ब पर सेकेंड के इक्वल होता है. कैसे इक्वल होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और चार्ज का कूलम्ब और टाइम का सेकेंड. तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है? तो इट इज़ स्केलर क्वांटिटीज़. देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन तो होता है, फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी है. क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि यह वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है. वेक्टर का एडिशन लॉ क्या है? तो देखिए, सपोज दैट यहाँ से 3 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है और यहाँ से 4 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है. तो वेक्टर लॉ कहता है कि इसका कम्बिनेशन होगा. अगर 90 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है तो यहाँ 5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है. यहाँ से कितना होता है? 7 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है. यानी यह वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. ये सब तो हम डिस्कस कर लिए. अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग. न्यूमेरिकल्स क्या है? तो देखिए, करंट को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं. टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को छोड़कर एक क्वांटिटी होता है जिसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं. टेंसर क्वांटिटी को विशेष हम लोग बीएससी में डिस्कस करेंगे. आप लोग फिजिक्स ऑनर्स से अगर बीएससी कीजिएगा तो टेंसर क्वांटिटी के बारे में पढ़िएगा. अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं. दिया हुआ था Q इक्वल टू 2T प्लस TQ. इसमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक करंट इंस्टेंटेनियस एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड. यहाँ सेकेंड छूट गया. और एवरेज इलेक्ट्रिक करंट टाइम 0 to 2 सेकेंड में. तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फार्मूला आपको मालूम है डी क्यू बाई डी टी. डी बाई डी टी, क्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 2T प्लस TQ. अब देखिए, 2T का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और TQ का कीजिएगा तो 3 आगे आ जाएगा, और T 3 - 1 स्क्वायर. डिफ्रेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके होंगे क्योंकि 12th क्लास में आप लोग चले गए हैं. अब देखिए, टाइम कितना था? 2 सेकेंड. तो यहाँ T का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है. 4 3 जा 12 प्लस 2 यानी 40 एम्पियर आ गया. अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है. तो डेल क्यू बाई डेल टी.
डेल क्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो Q2 माइनस Q1 करते हैं, और डेल टी कैसे फाइंड करते हैं, तो T2 माइनस T1 करते हैं। देखिए dQ/dt का वैल्यू यहाँ मिला हुआ है, तो 2 + 3 और टाइम का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो माइनस। अब Q1 का वैल्यू निकालेंगे, तो Q1 का वैल्यू यहीं से फाइंड करेंगे 2 + 3 और टाइम का वैल्यू इस बार कितना पुट करेंगे हम, यहाँ टाइम का वैल्यू 0 सेकेंड, तो 0 का स्क्वायर और T2 माइनस T1 यानी 2 - 0, 2 - 0। देखिए ये पूरा वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 14, 14 - 2 यानी 12/2, कट कर देंगे तो 6 एम्पियर आ जाएगा। अब सिमिलर इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ रहेगा और चार्ज फाइंड करना एट t = 3 सेकेंड, तो I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हमको मालूम है dQ/dt, ये डिवाइड में तो ऊपर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dQ = I dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर लिए तो dQ का इंटीग्रेशन कितना होता है, dQ का इंटीग्रेशन Q होता है, और इंटीग्रेशन I का वैल्यू गिवन था dt। 4 ऐसे ही t² का इंटीग्रेशन होता है TQ/3, पावर में 1 ऐड करते हैं, नीचे भी उतना ही होता है, और 2 का इंटीग्रेशन 2t हो जाएगा। अब देखिए टाइम कितना था, 3 सेकेंड था, तो t का वैल्यू 3 पुट किए, तो 3 का Q/3 + 2 इंटू टाइम का वैल्यू 3, ये कट जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 × 2 = 6, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 42 कूलम। ये Q चार्ज निकला, तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। अब देखिए क्लासिक स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, क्लासिक स्टोरी क्यों क्या है। तो यह एक कंडक्टर है जिसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा, ठीक है। फोर्स इक्वल टू QE, फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये होता ही है, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, अगर नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए, ये होता ही है। जहाँ Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q कौन सा फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए माइनस ही लिखें, E को E एरो से लिखें क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अब देखिए एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास पढ़े हैं, बाई न्यूटन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma हो जाता है, तो A = F/m होगा, और F का वैल्यू मेरा कितना है, -E एरो बाई m, यानी एक्सीलरेशन का वैल्यू मिल गया। अब देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो मोशन करता है बहुत हाई स्पीड से, और इसमें एक्सीलरेशन भी होता है, लेकिन फिर भी इसका वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसका अपोजिशन होता है रेसिस्टेंस के द्वारा, और भी बहुत सारे यहाँ पे एटम रहते हैं, उससे क्या होता है, ये कॉलिजन कर लेता है, और इसका वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक्सीलरेशन से, और इसका वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होता है, लेकिन यह क्या करता है कि कर्नल से टकरा जाता है, यानी वहाँ पे जो एटम रहता है उससे टकरा जाता है, और इसका जो वेलोसिटी और डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है, यानी यह अपना स्पीड तो बढ़ाता है, लेकिन आगे जाकर टकरा जाता है, फिर स्लो हो जाता है, फिर बढ़ाता है, फिर टकरा जाता है, फिर स्लो होता है, फिर बढ़ता है, फिर टकरा कर फिर स्लो हो जाता है, फिर बढ़ता है, यानी यह कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी से मोशन करता है, और यह वेलोसिटी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वह बहुत कम होता है इसके एवरेज स्पीड से, क्योंकि इधर गया बहुत स्पीड से गया, टकरा गया, फिर स्लो हो गया, फिर स्पीड से गया, फिर टकरा गया, फिर स्लो हो गया, यानी इसका स्पीड तो हाई होता है, लेकिन इसका वेलोसिटी बहुत स्लो होता है। अब देखिए क्या होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के जो पाथ होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम फ्री पाथ कहते हैं, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, लैम्डा से, यहाँ छूट गया। और दो सक्सेसिव कोलिजन, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ जाकर टकराया, तो इसके बीच जो टाइम लगता है, इस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको टाउ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ओवरऑल ऑल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन का स्पेशल होता है, सभी इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अब हम लोग एक्सप्रेशन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का।
देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और इस कर्नल से टकराया और यहाँ आया, फिर इस कर्नल से टकराया, तो यहाँ गया तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर गया हो गया, तो यानी 0 हो गया होगा, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया। तो सपोज दैट यू एरो स्पीड से चला और यहाँ आकर टकराया वी एरो स्पीड से, तो मान लिए कि ये डिस्टेंस है, यानी जो फ्री पाथ है वो लैम्डा है, और इसमें रिलैक्सेशन टाइम यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम टेकन हुआ वह टाउ हुआ, और इसका एक्सेलरेशन सपोज दैट ए है। एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सब के स्पीड को जोड़कर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी v1 + v2 + v3 डॉट 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 vn बाई n। अब आप लोग पढ़े होंगे जो फाइनल वेलोसिटी होता है वह इनिशियल वेलोसिटी प्लस at के इक्वल होता है। अब यह फार्मूला यूज करेंगे, तो v1 = a1, एक्सीलरेशन सबका कांस्टेंट रहेगा प्लस τ1, तो v1 = u1 + a τ1, v2 = u2 + a τ2, इसी तरह से vn = un + a τn। सबका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, v1 का वैल्यू पुट कर दिए, v2 का वैल्यू पुट कर दिए, vn का वैल्यू पुट कर दिए। देखिए u1 + u2 + डॉट 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 un को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे a कॉमन हो जाएगा, तो τ1 + τ2 + डॉट 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 τn। अब देखिएगा ओवरऑल जो वेलोसिटी होता है वह 0 होता है, क्योंकि इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, यानी सब डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो इसका वेक्टर सम फाइंड कीजिएगा, तो ये u1 + u2 + un का वैल्यू हो जाएगा 0। ये तो कॉमन है, और τ1 + τ2 + τn डॉट 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 डिवाइड बाई n, यानी सब को जोड़कर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये टाउ एवरेज आ जाएगा। अब ए का वैल्यू पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, होता है -E/m और टाउ एवरेज, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।